Hello everyone, I welcome you to our YouTube channel UPSC with me. Today we are starting a new initiative on the topic of GS paper 2 governance. First we try to cover the basics of governance and then we move forward towards the answer writing approach. ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो गवर्नेंस में हमें पढ़ना क्या है, इसके लिए यूपीएससी हमेशा आपको सिलेबस देती है, तो आपको सिलेबस को देखना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी टॉपिक हो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इन वेरियस सेक्टर्स, उनका मीनिंग, उनमें इश्यूज और उनका वे फॉरवर्ड, मीनिंग एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस। गुड गवर्नेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज गुड गवर्नेंस से ही आपका ई गवर्नेंस जुड़ा है और गुड गवर्नेंस से ही आपका सिटीजन चार्टर जुड़ा है। फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, सोशल ऑडिट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट वी हैव टू स्टडी, और इसको आपको अपने हर आंसर में यूज करना है सोशल ऑडिट को। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप खुद पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है बिकॉज देयर इज नथिंग जो हम समझाएं, और इसको आपको बस क्रैम ही करना है एट द एंड में। लोकपाल एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजी एंड वेरियस ग्रुप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपको जो मिलते हैं ये आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस से पता चलते हैं। तो पीवाईक्यूज देखते हैं, ये ओनली फॉर मेंस। वाई ओनली फॉर मेंस? क्योंकि प्रीलिम्स में इनका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो पीवाईक्यूज देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे अकाउंटेबल रख रहा है। ये थोड़ा जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से मिलता है, बट इसका गवर्नेंस के थ्रू भी इसमें आंसर करना पड़ेगा। प्रेशर ग्रुप्स plays a vital role in influencing public policies in making in India. Explain how business association contribute to public policies. Pressure groups मैंने बताया था important topic। उसके बाद urban local bodies both functionally as well as financially reluctant हैं state empower करने के लिए urban local bodies. Urban local bodies is also an important topic, तो इसे भी in depth देखना पड़ेगा। Discuss the contribution of 7 society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislature assembly। इस बार वुमेन पूछा है, नेक्स्ट टाइम यूथ भी पूछ सकता है, वो आपका LGBTQIA+ भी पूछ सकता है। तो आपको इन दोनों पे भी टॉपिक पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब पढ़ना क्या है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको देखना पड़ेगा। आप जितना टाइम दे रहे हैं क्या उससे उतना मार्क्स आप ले पाएंगे, ये आपका मेन सवाल होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट थीम्स को सिलेक्ट किए हैं, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, रोल ऑफ एनजीओज एंड एसएचजीज। यहाँ पे पीआरआईज और ऐड कर लेना, वही अर्बन लोकल बॉडीज या लोकल बॉडीज। फिर ये फैक्ट्स इसलिए क्योंकि रियल टाइम जब आप आंसर करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन में तो आपको 7 मिनट मिलते हैं, तो वहाँ पे बैठ के डायमेंशन को एनालाइज नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन में कि हम इकोनॉमिकली क्या लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए क्या लिख लें, ठीक है, हम सोशियो में क्या लिख लें। वहाँ पे आपको रेडीमेड आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए जो कि आप जाके यूज़ करें, फिट कर दें, और अप्रोच टुवर्ड्स आंसर राइटिंग। यही जो होता है गैप जो होता है, खासकर इन दो से ही गैप बनता है 70 to 100 मार्क्स का। जो ये 30 मार्क्स का गैप है ये इन्हीं दो की वजह से बनता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से पहले वी शुड फोकस ऑन पब्लिक पॉलिसी कि एक्चुअल में गवर्नेंस होती क्या है। तो पब्लिक पॉलिसी इज नथिंग बट गवर्नमेंट्स के डिसीजन टू अचीव सर्टेन गोल्स। अब ये सर्टेन गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, इनके अलग अलग, ये इकोनॉमिकली भी हो सकता है, ये सोशियो भी हो सकता है, ये आईआर के थ्रू भी हो सकता है, ये टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये काफ़ी वास्ट है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, मतलब इफ़ वी आर मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज देन व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो इसके लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट वर्क्स फॉर दी पीपल, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि एक कुछ स्पेसिफाई गोल होना चाहिए कि हाँ हम इतने लोगों को घर देंगे, जैसे कि आवास विकास योजना है उस तरीके से। कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही ग्रुप को या एक ही वल्नरेबल सेक्शन को ही फ़ायदा मिल रहा है, सबको मिलना चाहिए। पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, वही लोकल बॉडीज़ को इंडल्ज करिए। डायनामिक होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डायनामिक मीन्स इट शुड नॉट बी रिजिड, क्योंकि रिजिड होगा तो आप फ्यूचर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। अब इनके चैलेंजेस लिखते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज तो बन गई, अब उसके चैलेंजेस क्या हैं, कि बनाने में चैलेंजेस आ क्या रहे हैं। तो इनके चैलेंजेस के लिए हम लिख सकते हैं कि ओवर सेंट्रलाइजेशन है, बॉटम टॉप अप्रोच है ही नहीं, सेक्रेटरी लेवल पे बनती हैं, वही आर्म चेयर लेंथ पे बनेंगी। ये आर्म चेयर लेंथ पॉलिसीज़ मतलब कि सेक्रेटरी अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को बना रहे हैं, ही और शी नोज कि हाँ बहुत अच्छी पॉलिसीज़ है, बट ग्राउंड रियलिटी इसमें चेक नहीं होती है। पुअर आइडेंटिफिकेशन है, घोस्ट बेनिफिशियरी का कंसर्न आता है इससे। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती है, मल्टीपल ग्रुप्स हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो हर एक पॉलिसी को मैक्सिमम यूटिलिटेरियन अप्रोच अपनानी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पॉलिटिकल डायनेमिक है, ये तो नेक्सस सबसे ज़्यादा फेमस है, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी। तो या दिस शुड बी इनफ फॉर पब्लिक पॉलिसी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और वट एवर यू वांट। अब हम चलते हैं गुड गवर्नेंस पे। गुड गवर्नेंस को हम लोग राम राज्य ऑफ गांधी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो जो फीचर्स राम राज्य में थे वही फीचर्स हमें गुड गवर्नेंस में लाने हैं। तो गुड गवर्नेंस के लिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये 1990s का कॉन्सेप्ट है, रीसेंट फिनोमेना है, बट ऐसा नहीं है। कौटिल्य और चाणक्य ने अपनी वर्क में, अर्थशास्त्र बुक में, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, जो कि जिसका फाउंडेशन था गुड गवर्नेंस। ये किंग को इंश्योर करना था कि गुड गवर्नेंस हो और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन चले। ये भी आप अपने इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, यू कैन इफ़ यू वांट, बिकॉज ये एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। इट इज़ एन हिस्टोरिकल intro which is good because it is different than others, and this is the basic definition जो कि आपको क्रैम करनी पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक ने दी थी 1992 में। गुड गवर्नेंस as the manner in which good governance is as the manner in which power is exercised in the management of countries economic and social resources for development, economic and social resources for development। अब जो गुड गवर्नेंस है, वर्ल्ड बैंक ने उसके 8 पिलर्स दिए थे कि कोई भी पॉलिसी बनेगी या कोई भी गवर्नेंस का एक्ट हो रहा है, तो अगर ये 8 पिलर्स हैं देन इट इज़ अ गुड गवर्नेंस। तो एक एक करके देखते हैं वन बाय वन। कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए कि डेलिब्रेशन टॉक्स होनी चाहिए सबके बीच में, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करना है, अकाउंटेबल होना चाहिए ये सिटीजन्स के प्रति कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई हैं, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आरटीआई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए। ये दो तो कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी पॉलिसी में अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी, इट मीन्स इट इज़ अ फ्लॉड पॉलिसी और इट इज़ अ बैड पॉलिसी। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिसीज़ बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हमें पता तो होना चाहिए पॉलिसीज़ बनानी किन के लिए है। देन यू मस्ट नो व्हाट आर स्टेक होल्डर्स इन पब्लिक पॉलिसी और गुड गवर्नेंस। तो देयर इज सिटीजन, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी।
Policies are made for citizens by the state and influenced by the market and civil societies. The major role played by civil society in influencing any policy. इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट एक्सेट्रा. अब गुड गवर्नेंस के लिए बैरियर्स क्या हैं? सो एज पर सेकेंड ARC दीज आर कॉमन वर्ड्स, बट इफ यू कोट कि एज पर सेकेंड ARC बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस आर दिस 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 दिस, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट प्ले करता है आपके प्रोफेसर के ऊपर, तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलने का वहाँ चांस होता है. तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, कॉलोनियल माइंडसेट है ब्यूरोक्रेट्स का कि हम तो ऑफिस में बैठे हैं, वी आर सुप्रीम कमांडर्स, दैट्स इट. अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयर नहीं है कि क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या उनके बेनिफिट हैं. रेड टेपिज्म है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक फाइल इधर से उधर घूमती रहती है. PRIs का इंटेलिजेंस नहीं है, डेलिब्रेशन नहीं है PRIs से, तो ग्राउंड रियलिटी चेक्स नहीं होते हैं. इम्प्लीमेंटेशन में इशू है बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऊपर बताया था कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, अकाउंटेबिलिटी का इशू है और बहुत सारा. तो what are initiative of government to introduce good governance? मिशन कर्मयोगी, ये सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए. ई भूमि, ये लैंड पोर्टल है. और CP ग्राम्स, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्कीम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. CP ग्राम्स ये ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिससे आप ग्रीवियंस रिड्रेसल मिलता है. मुझे नहीं पता, जो भी करना है यू हैव टू यूज़ इन दिस इन योर आंसर. वे फॉरवर्ड में यूज़ करो, बीच में पॉइंट्स में यूज़ करो, दिस विल फेच यू मोर मार्क्स देन अदर्स. फिर डिजिटल इंडिया स्कीम है, प्रगति स्कीम है, RTI है. अब एग्जाम्पल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट. ज़्यादा नहीं, 3 से 4 होंगे तो 6 पॉइंट में अगर 3 से 4 भी आप दे रहे हैं तो वो आपको एज एक दिलवा देता है. तो कि उड़ीसा में डेलीगेट कर दी गई हैं DM की पावर्स टू सरपंच. सर्टेन पावर्स ऑफ DM हैज़ बीन डेलीगेटेड टू सरपंच, ताकि क्या हो सके, गुड गवर्नेंस अच्छे से हो सके, ताकि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज ना आए. हुआ कनेक्ट? ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए कनेक्ट कर करके कि क्या दिक्कत थी, क्या चल रहा है. जैसे कि 8 पिलर्स में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्राफ्ट ट्री देखा था, तो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी और कंसेंसस ओरिएंटेड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी डेलीगेशन के थ्रू. 7 स्टार रेनबो स्कीम, ये हरियाणा में चल रही है. एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल या 2 इंटरनेशनल एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं. एक मैंने दिया है नेदरलैंड का डिजिडी, जो कि ये आधार की तरह होता है. ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिससे आप डिजिडी के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं. जैसे हम अपने आधार से DL और पैन कार्ड कुछ भी बनवा सकते हैं. इवन अब तो मेरे हिसाब से वोटर ID कार्ड भी आधार कार्ड से ईजिली बन सकते हैं. ये एक माइक्रो डायग्राम है. मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि हाउ गुड गवर्नेंस लीड्स टू सिटीजन चार्टर, हाउ बैड गवर्नेंस लीड टू सिटीजन चार्टर. तो होता क्या है, ये इस साइड कंज्यूमर है, इस साइड गवर्नमेंट है. कंज्यूमर कुछ नहीं, सिटीजन्स हैं. सिटीजन्स डिमांड देते हैं कि हमें ये सप्लाई चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, गवर्नमेंट उन चीज़ों को सप्लाई करता है. तो डिमांड साइड में क्या इश्यूज़ हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस है. मेजर प्रॉब्लम्स लोगों को पता ही नहीं है. और सेकेंडली वो डिसएम्पावर हैं, उन्हें पता ही नहीं है हाउ टू रीच देयर वॉइस एक्सेप्ट इलेक्शन. विलिंगनेस नहीं है सप्लाई साइड में, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट है, कैपेसिटी नहीं है, स्किल नहीं, स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड प्लानिंग नहीं है, प्रोसेस नहीं है. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ही नहीं, जिसकी वजह से डिमांड हुई सिटीजन चार्टर की. इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं बट विल डील लेटर. पर सिटीजन चार्टर इज़ वन ऑफ दी, जिसे बोल सकते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट. एक तरीके से इसे आप ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी का हुआ है. रिस्पॉन्सिवनेस एकदम से इंक्रीज हुई थी काफ़ी डिपार्टमेंट्स की, बट इसमें भी कुछ इश्यूज हैं जो आगे चल के हम देखेंगे. अब कुछ कीवर्ड्स हैं दैट यू हैव टू यूज़ इन योर आंसर.
पहला वैल्यू न्यूट्रल टू वैल्यू लेडन। वैल्यू न्यूट्रल मीन्स कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, यू आर जस्ट डीलिंग विथ सिंपल कि या वी आर ब्यूरोक्रेसी, आर मेन वर्क इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। उसमें हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं। अब किसी के पेपर्स मिसिंग हैं तो हम उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। तो हमें वैल्यू न्यूट्रल टू वैल्यू लेडन जाना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, बॉटम टॉप अप्रोच होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता होना चाहिए कि डेवलपिंग नेशन में इस अप्रोच का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑन अ फिनोमिनल रेट। बॉटम टॉप अप्रोच ये होती है कि सबसे ज़्यादा हम पावर्स देंगे पीआरआईज को, फिर देंगे हम स्टेट को, उसके बाद होगा यूनियन। जो काम पीआरआईज से नहीं हो पाएगा वो स्टेट करेगा, जो स्टेट से नहीं हो पाएगा वो यूनियन करेगा। यूनियन के पास सिर्फ और सिर्फ ड्रिप होके थोड़ी से फंक्शन जाने चाहिए, मैक्सिमम फंक्शन लोकल बॉडीज को करने चाहिए, ताकि ग्राउंड रियलिटीज़ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको ये लोग चेक कर सकें। फिर एक और कीवर्ड डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी। ये जो है डिजिटाइजेशन एक टूल है विच इंक्रीजेज ट्रांसपेरेंसी विच लीड्स टू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से ही ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस आती है। अब कुछ हम फैक्ट्स थोड़े लिख लेते हैं जो कि आप अपने आंसर्स में यूज़ कर पाएंगे। तो पहले हम आरटीआई की पेंडेंसी के बारे में लिखते हैं। तो 3 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। एनजीओज हमारे यहाँ 30 लाख्स हैं। एसएचजी जो हैं ऑल वुमेन वो 88% हैं। डिजिटल इंडिया स्कीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ leave a comment or like if you like the lecture. Thank you everyone.